ओके बेटा, लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं जरा। आई थिंक बच्चे कनेक्ट हो गए हैं सारे आपकी क्लास में ऑलमोस्ट। अभी देखो, मैंने लास्ट टाइम आपको भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स बताई थी, ए सेक्सुअल की। अब ए सेक्सुअल को हमने आगे डिटेल में करना है, ठीक है। तो इनकी टाइप्स में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वापस एक बार बेटा डेफिनेशन चेक कर लो। सिंगल इंडिविजुअल यानी कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा जो कि आगे जाके प्रोड्यूस करेगा ऑफस्प्रिंग। इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो हमारे पास एग्जैक्टली सिमिलर बनेंगे, आइडेंटिकल बनेंगे, एक दूसरे के भी आइडेंटिकल है और अपने पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल है, आपस में भी एक जैसे दिखेंगे और पेरेंट्स के भी जैसे दिखेंगे। तो ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए टर्म यूज करी जाती है क्लोन्स, ठीक है। तो क्लोन्स का मतलब होता है वो इंडिविजुअल्स जो कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। नीट में बेटा बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपका क्लोन्स के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे इन्होंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, अगर आप इसको देखो ध्यान से, मैं हाईलाइट कर रही हूँ। आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। कहते कि जो ऑफस्प्रिंग आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनाओगे वो आपके जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे कि डिफरेंट होंगे। ऑब्वियसली दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, इसीलिए तो इनको क्लोन्स बोला जाता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बेटा कहाँ देखने को मिलती है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें कॉमनली देखने को मिलती है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि बैक्टीरिया, देन अमीबा, या कुछ प्लांट्स में देखने को मिल सकती है जैसे कि एल्गी के केस में, कुछ एनिमल्स में देखने को मिल सकती है जैसे कि इन्वर्टिब्रेट्स के केस में, ठीक है। यानी कि जो हमारे प्रोटिस्टा एंड मोनेरा है, प्रोटिस्टा में आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, और मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया। तो इनके केस में हमें कौन सी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर बेटा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम टाइप की बात करते हैं। तो टाइप में मैंने आपको फर्स्ट कैटेगरी बताया था फीजन। सबसे पहला कैटेगरी हमने कौन सा देखा बेटा, यहाँ पर फीजन, ठीक है। अब आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, फीजन, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज, मतलब जुड़ना, है ना। फीजन का मतलब होता है टूटना। तो फीजन का सीधा सा मतलब क्या होगा, ब्रेक करना, टूटना, ठीक है। तो फीजन में क्या होगा, जो हमारे पास पेरेंट बॉडी है यानी कि जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड कर जाता है इनटू द डॉटर्स। किसमें डिवाइड कर जाता है, इनटू द डॉटर सेल। तो सिंपली बेटा जो पेरेंट की बॉडी है यानी कि जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड कर गया, या फिर आप ये बोल सकते हो कि वो ब्रेक कर गया इनटू द डॉटर सेल, दैट इज सिंपली नोन एज व्हाट, फीजन, ठीक है। अब फीजन की हम यहाँ पर देखते हैं टाइप। तो सबसे पहली टाइप मैंने आपको जो बताई है, दैट टाइप इज नोन एज द बाइनरी फीजन। कौन सी टाइप है बेटा, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास बाइनरी फीजन, ठीक है। बाइनरी फीजन में बाई वर्ड आता है ना, तो बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है दो। यानी कि जो हमारे पास पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड कर गई, किसमें, डिवाइड इनटू टू डॉटर्स। किसमें डिवाइड कर गई बेटा, दो डॉटर्स में, दो डॉटर्स में या फिर दो सेल में। तो जब पेरेंट बॉडी टूट के दो डॉटर बनाएगी तो सब बच्चे उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फीजन। पॉइंट इज क्लियर। तो बाइनरी फीजन की हम करते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है अमीबा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल बेटा, अमीबा, ठीक है। हाँ, आते हैं पैरामीशियम पे भी। अब सबसे पहले सब बच्चे जरा ऊपर डायग्राम देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है बेटा। लुक एट द डायग्राम। इस डायग्राम में ये हमारे पास है पेरेंट सेल, यानी कि ये रहा हमारे पास पेरेंट अमीबा। न्यूक्लियस दिख रहा है इसके अंदर एक, ये देखो ब्लू कलर का कर दिया मैंने, ठीक है। अब सबसे पहले बेटा इसमें होता है प्रोसेस, प्रोसेस को नाम देते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोला जाता है इसको, कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में याद है बच्चों को हम किसका डिवीजन करते हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन। तो सबसे पहले तो बेटा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा ना,
है ना। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, ये देखो ऊपर भी और नीचे भी। देन उसके बाद हम करते हैं नंबर 2 पे साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज द साइटोकाइनेसिस? दैट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। वेरी गुड। साइटोकाइनेसिस में किसका डिवीजन होगा? इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अल्टीमेटली ये 2 डॉटर सेल बन गए, यानी कि 2 नए अमीबे बन गए हमारे पास। दीज आर 2 अमीबा बन गए। तो अब आप ये देखो बेटा कि अमीबा के केस में ना कोई बॉडी का शेप नहीं होता है। अमीबा का शेप बार बार चेंज करता है। क्यों चेंज करता है? क्योंकि अमीबा की बॉडी के ऊपर होते हैं फॉल्स फीट। इन फॉल्स फीट को हम नाम देते हैं स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया की वजह से बार बार उसका शेप क्या होगा? चेंज होगा। तो हम ये नहीं बता सकते कि अमीबा में जो फीजन होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है या ट्रांसवर्स होती है या ऑब्लिक होती है। वो आप नहीं बता सकते क्योंकि उसका शेप जो है वो बार बार चेंज करता है। इस वजह से जो टाइप ऑफ फीजन है बेटा, उसको नाम दिया जाता है सिंपल, या फिर इसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर बाइनरी फीजन। इर्रेगुलर बाइनरी फीजन, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसमें फीजन कैसे होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, ट्रांसवर्स होगा, कैसे भी हो सकता है, क्योंकि उसका तो शेप बार बार चेंज हो रहा है। पॉइंट समझे? सेकंड एग्जाम्पल हम लोगों के पास आता है बेटा पैरामीशियम। पैरामीशियम, ठीक है। अब पैरामीशियम के केस में अगर आप इसका शेप याद करो तो आपको याद है इसका शेप ऐसे होता है, कुछ स्लीपर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और ऐसे बड़े सारे सीलिया लगे होते हैं बॉडी के बाहर, है ना। तो इसमें डिवीजन होता है ऐसे। तो ऐसी डिवीजन को क्या बोला जाता है? दिस टाइप ऑफ द डिवीजन is commonly known as the transverse binary fission। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, क्योंकि ट्रांसवर्स फैशन में कटेगा ना वो, सो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। पॉइंट इज क्लियर? अब इसके बाद बेटा मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलती हूँ, वापस आऊंगी तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। थर्ड एग्जाम्पल हम लोगों के पास यहाँ पर आती है नंबर थर्ड। थर्ड एग्जाम्पल है यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना, यूग्लिना का अगर आप बॉडी स्ट्रक्चर देखो तो यूग्लिना कुछ इस तरीके का होता है। दिस इज द न्यूक्लियस और यहाँ से निकलता है फ्लैजिला। तो यूग्लिना में डिवीजन होती है ऐसे। तो ऐसी डिवीजन को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, क्योंकि बेटा बॉडी किस फैशन में डिवाइड होगी? बॉडी डिवाइड होगी लॉन्गिट्यूडनली। सो दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। देन लास्ट ऑप्शन हमारे पास आता है यहाँ पर ओपेलिना। तो ओपेलिना के केस में होता है ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ऑब्लिक बाइनरी फिजन, ऑब्लिक का मतलब एक हल्का सा साइड कट, ऐसे ऐसे होगा, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल। ऐसे होगा तो ट्रांसवर्स, और अगर साइड में होगा देन इट इज कॉल्ड ऑब्लिक, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं पता लग रहा कि वो कैसे कटेगा क्योंकि उसका बॉडी का कोई शेप नहीं है, तो वो है अमीबा। तो उसमें टाइप को क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज कॉल्ड सिंपल बाइनरी फिजन और आपका इरेग्युलर बाइनरी फिजन, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा फर्स्ट टाइप विच इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन, ठीक है। अब मैं चलती हूँ सेकेंड टाइप के ऊपर। सेकेंड टाइप कौन सी हमारे पास? द सेकेंड वन इज नोन एज द मल्टीपल फिजन। कौन सी टाइप आ गई? मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मैनी। तो मतलब पेरेंट की जो बॉडी है बेटा वो डिवाइड कर गई किस में? द पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल। द पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल, मतलब एक पेरेंट ने डिवाइड करके बहुत सारे क्या बना दिए? डॉटर सेल बना दिए। क्लियर? तो ऐसे वाले पेरेंट को जब डिवीजन करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। पॉइंट इज क्लियर? तो मल्टीपल फिजन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बच्चे याद करेंगे, प्लाज्मोडियम। कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है? प्लाज्मोडियम। वेरी गुड विकास, वेरी गुड सिमरन। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इज द मलेरियल पैरासाइट।
जो हम लोगों में क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जब डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली बेटा वो कौन सी डिवीजन करता है, मल्टीपल फिजन करेगा। तो मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम जब डिवाइड करता है तो इस केस में मल्टीपल फिजन को एक और नाम दिया जाता है। द मल्टीपल फिजन इज ऑल्सो कॉल्ड शाइजोगोनी। क्या बोलते हैं मल्टीपल फिजन को, इट इज ऑल्सो कॉल्ड शाइजोगोनी। मल्टीपल फिजन इज ऑल्सो कॉल्ड शाइजोगोनी, किसके केस में, प्लाज्मोडियम के केस में। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम का, है ना। अब मैं आपको लेके चलती हूँ एक और एग्जाम्पल पे। ये तो था फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल मल्टीपल फिजन का आ गया अमीबा। अब आधे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि अमीबा यहाँ पर बाइनरी फिजन भी कर रहा है फिर मल्टीपल भी कर रहा है। तो सब बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर अमीबा के आसपास फेवरेबल कंडीशंस हैं, जैसे कि खाना, टेम्परेचर, लाइट वगैरह सब बराबर है, तो उस केस में अमीबा प्रेफर टू अंडरगो बाइनरी फिजन। क्या करेगा बेटा, बाइनरी फिजन। लेकिन अगर अमीबा के आसपास अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, अनफेवरेबल, जैसे कि सपोज उसके ऊपर प्रीडेटर आ गया शिकार करने के लिए, या उसको खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में अमीबा प्रेफर टू अंडरगो द मल्टीपल फिजन। क्या करेगा, मल्टीपल फिजन। तो याद रखना है बेटा, अगर तो कंडीशन फेवरेबल होंगी तो बाइनरी फिजन, और अगर अनफेवरेबल है तो मल्टीपल फिजन। तो देखो मल्टीपल फिजन होगा कैसे, डायग्रामेटिकली समझा रही हूँ, डायग्राम ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, सबसे पहले हम बना लेते हैं अमीबा। तो अमीबा का कोई शेप तो है नहीं, और बहुत सारे आपको प्रोजेक्शन नजर आते हैं, जिनको हम यहाँ पर नाम देते हैं स्यूडोपोडिया, दैट इज नोन एज द फॉल्स फीट। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों के पास अमीबा, एंड दीज आर द फॉल्स फीट which are known as the pseudopodia, and this is the structure that is called the nucleus. Clear? अब सबसे पहले क्या होगा, अमीबा क्या करता है, अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ कर देता है। सबसे पहले अमीबा क्या करेगा, सूडोपोडिया को विड्रॉ कर देगा। विड्रॉ का मतलब होता है निकाल देना। तो जैसे बेटा अमीबा सूडोपोडिया निकालेगा तो अमीबा विल बिकम राउंड, राउंड शेप का हो जाएगा। अब आपको इसमें फॉल्स फीट नहीं दिखेंगे क्योंकि उसने फॉल्स फीट खत्म कर दी है। ठीक है, तो अमीबा की शेप कैसी हो गई, अमीबा विल कंप्लीटली बिकम राउंड इन शेप, बन गया राउंड शेप का। ठीक है, अब ये अमीबा अपने अराउंड सिक्रेशन करेगा, जिस वजह से बनती है वॉल। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट वॉल। किसका फॉर्मेशन होगा, सिस्ट वॉल का। तो सपोज करो ये हम लोगों ने बना दिया यहाँ पर अमीबा। ठीक है, और ये रहा उसका न्यूक्लियस, दिस इज द साइटोप्लाज्म। अब इसके अराउंड होगा सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन। तो सिस्ट वॉल में टोटल कितनी लेयर्स बनेंगी, 3 लेयर। ये बना दी हमने नंबर 1, फिर उसके ऊपर आ गई ये सेकंड लेयर। ठीक है, और फिर उसके ऊपर यहाँ पर बन गई हमारी थर्ड लेयर। तो 3 लेयर्स बन गई। अब इन तीनों लेयर्स को मिला के क्या नाम दिया जाता है, दिस इज नोन एज द सिस्ट वॉल। क्या बोला जाता है इसको, सिस्ट वॉल। क्योंकि बेटा ऑब्वियसली सिस्ट वॉल बहुत ज्यादा हार्ड है। हार्ड है तो इसका फायदा क्या रहेगा कि जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उनसे अमीबा बचा रहेगा। ठीक है, तो प्रोसेस को नाम दिया जाता है एनसिस्टेशन। क्या बोला जाता है, एनसिस्टेशन, मतलब सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन। अब सिस्ट वॉल बन गई इसके अंदर। अब जब सिस्ट वॉल बन गई तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन किसका, स्पोर का। कैसे बनेंगे देखो, मल्टीपल फिजन करना है ना, तो मल्टीपल फिजन के लिए सबसे पहला प्रोसेस आता है कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या करोगे, न्यूक्लियस का डिवीजन। अब बेटा एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कैरियोकाइनेसिस होगा वो मैनी टाइम्स होगा, बहुत बारी होगा। एक बारी नहीं होता है, बहुत बारी होता है।
तो जितनी बार कैरियोकाइनेसिस होगा उतनी बार न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तो आपके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो बहुत बार क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, और इसके अराउंड हम बना देते हैं सिस्ट वॉल। वॉल जो है वो अभी भी है बेटा, वॉल अभी हटानी नहीं है, स्टिल हमारे पास जो सिस्ट वॉल है दैट इज प्रेजेंट अराउंड द अमीबा। तो अमीबा के अंदर बन गए बहुत सारे न्यूक्लियाई। ठीक है, सिंगल है तो न्यूक्लियस, नंबर है तो न्यूक्लियर। तो इसको बोलते हैं कि जब कैरियोकाइनेसिस बहुत बार हो रहा है, मैनी टाइम कैरियोकाइनेसिस होगा, तो इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। एक बच्चे ने चैट बॉक्स में दे भी दिया है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जब बहुत बारी कैरियोकाइनेसिस होता है। अब जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो डिवीजन जब होगा साइटोप्लाज्म का, तो आप नोटिस करोगे कि अमीबा के अंदर हर न्यूक्लियाई के अराउंड साइटोप्लाज्म की एक लेयर बन जाती है। हर न्यूक्लियाई के अराउंड साइटोप्लाज्म की एक लेयर बन जाती है। दिस इज द न्यूक्लियाई, इसके अराउंड साइटोप्लाज्म, देन अराउंड साइटोप्लाज्म। तो इससे क्या होगा ना, आपको बहुत सारे यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर नजर आएंगे। देखो कितने सारे यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन गए, और स्टिल अभी भी जो वॉल है वो एज इट इज पड़ी है हमारे पास अराउंड द अमीबा, विच इज कॉल्ड सिस्ट वॉल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में बेटा जैसे फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, स्पोर बन जाते हैं। इन स्पोर को हम नाम देते हैं स्यूडोपोडियो स्पोर। क्या बोलेंगे? स्यूडोपोडियो स्पोर्स। ठीक है, अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, सिस्ट वॉल क्या हो गई, रप्चर, टूट गई बेटा सिस्ट वॉल। जैसे ही सिस्ट वॉल टूटेगा तो अल्टीमेटली सारा सिस्ट वॉल ये टूट गया, तो अल्टीमेटली स्पोर क्या हो गए, रिलीज हो गए। तो ये सारे स्यूडोपोडियोस्पोर बाहर रिलीज हो गए। क्लियर? तो प्रोसेस को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है, प्रोसेस इज नोन एज द स्पोरुलेशन। क्या बोलेंगे प्रोसेस को? स्पोरुलेशन, क्योंकि सिस्ट वॉल टूट गई और स्पोर सारे बाहर हवा में रिलीज हो गए। अब ये स्पोर बेटा जहां जहां जाके गिरेंगे, मतलब जहां जहां इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वहां पर हर स्पोर आगे जाके जर्मिनेट हो जाएगा आपके यंग अमीबा में। तो ये बन गए, these are the large number of young अमीबे, क्योंकि काफी नंबर में है ना, सिंगल होगा तो अमीबा बोलोगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आपके पास कौन सा हो गया, मल्टीपल फिशन का। तो मल्टीपल फिशन में बेटा सबसे पहले स्टेप में अमीबा जो है वो अपने सूडोपोडिया विड्रॉ करेगा, ताकि जो अमीबा है वो कैसी शेप का हो जाए, राउंड। फिर उसके अराउंड होती है वॉल की फॉर्मेशन। वॉल की फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टेशन। अमीबा जो है वो खुद ही अपने अराउंड बेटा सिक्रेशन करता है, तो सिक्रेशन से 3 लेयर्स बन जाती हैं। तीनों लेयर्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, सिस्ट वॉल, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर ये करेगा कैरियोकाइनेसिस मैनी टाइम, तो जब बहुत बारी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। उससे बनते हैं लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। फिर क्या करोगे, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद किसका फॉर्मेशन होगा, स्यूडोपोडियोस्पोर। क्या बनेंगे, स्यूडोपोडियोस्पोर। फिर अल्टीमेटली सिस्ट वॉल क्या हो गई, रप्चर हो गई, स्पोरुलेशन हुआ, स्पोर सारे रिलीज हो गए, और इन स्पोर ने आगे जाके क्या बना दिए, यंग अमीबे। दिस इज नोन एज द मल्टीपल फिजन इन केस ऑफ अमीबा। हाँ जी, स्लाइड क्लियर हो गई बेटा सभी बच्चों को? थम्स अप डाल दो स्क्रीन के ऊपर एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ऑल क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया? चलो गुड, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा फिजन जो फर्स्ट टाइप है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फिजन में आपका बाइनरी फिजन भी हो गया, मल्टीपल फिजन भी हो गया, एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट हो गई। क्लियर? सेकंड स्लाइड कर रही हूँ, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड स्लाइड का।
तो सेकंड स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप हमने फिजन डिस्कस करी थी। अब फिजन के बाद बेटा सेकंड टाइप के ऊपर चलते हैं। तो सेकंड टाइप हम लोगों के पास आता है बडिंग। ठीक है, आज कौन सा दूसरी टाइप ही कर लेते हैं, हमारी बडिंग। तो बेटा सबसे पहले जो बडिंग है उसमें क्या बनता है, बडिंग को बडिंग क्यों बोला जाता है, बिकॉज देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ बड ऑन द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी के ऊपर क्या बनती है, बड बनती है। ठीक है, लेटर ऑन मतलब बाद में जाके जो ये बड है इट विल बिकम सेपरेट। ये बड क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा पेरेंट से एंड डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या बना देगा हमारे पास, न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो प्रोसेस को ऑब्वियसली आप क्या नाम दोगे, बडिंग बोलोगे। वेरी सिंपल, बिल्कुल सही सिमरन। तो बडिंग में किसका फॉर्मेशन होता है, बड का। पेरेंट बॉडी के ऊपर क्या बनती है, बड बनती है। धीरे धीरे वो बड क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी और आगे जाके नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। वेरी सिंपल। ठीक है, तो बडिंग में बेटा दो टाइप्स आती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। तो देखो टाइप्स में सबसे पहली टाइप हमारे पास कौन सी है, द वेरी फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एक्सटर्नल बडिंग। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सटर्नल बडिंग। ठीक है, तो एक्सटर्नल बडिंग का मतलब क्या होगा, when the bud is present on the surface। जब बड जो है वो बाहर से आपको विजिबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बड इज फॉर्म ऑन द आउटर सरफेस ऑफ पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी के बाहर बड बनती है बेटा, तो बाहर से वो बड आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। वेरी गुड, एग्जांपल्स भी भेज दिए बच्चों ने चैट बॉक्स में। तो जब पेरेंट बॉडी के बाहर ऊपर बड बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बडिंग। तो एक्सटर्नल बडिंग की बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रा और सेकंड एग्जाम्पल हम लोगों के पास आता है ईस्ट। तो दोनों एग्जाम्पल्स को वन बाय वन डील कर लेते हैं। वेरी गुड हिमांशी, वेरी गुड विक्रम। तो सबसे पहले बेटा हाइड्रा की बात कर लेते हैं जरा। लुक एट द डायग्राम, हाइड्रा उठाते हैं सबसे पहले। ठीक है, हाइड्रा के केस में ये रहा हाइड्रा का बॉडी स्ट्रक्चर। तो बॉडी स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ ये आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर कॉल्ड टेंटिकल्स। तो इनको हम लेबल कर लेते हैं टेंटिकल्स, जिनसे अपना खाना पकड़ते हैं। दिस इज द ओपनिंग विच इज नोन एज द माउथ। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है, पॉलिप। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, हाइड्रा की बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ बन जाती है। दिस इज द आउटग्रोथ, ये बन गई। इस आउटग्रोथ को हमने क्या नाम दे दिया, बड। जैसे जैसे टाइम और आगे निकलेगा बड का साइज बढ़ेगा और यहाँ पर भी प्रॉपर फॉर्मेशन हो गया टेंटिकल्स का एंड पूरी बॉडी का। अब ये जो बड हमारे पास बनी इसको हमने नाम दे दिया मैच्योर बड। क्या बोल दिया, मैच्योर बड। तो यही मैच्योर बड आगे जाके क्या बनाती है, न्यू ऑर्गेनिज्म। अब आप ये देखो ना, हाइड्रा में जो बड आपको दिख रही है, बाहर से दिख रही है ना, विजिबल है बाहर से, तो ऑब्वियसली बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बडिंग। ठीक है, अब मैं जरा आपको पीछे वाली स्लाइड पे लेके चलती हूँ, फिर हम वापस आएंगे इस पे। पीछे वाली स्लाइड पे सबसे पहले ये देखो, हमारे पास डायग्राम सभी बच्चों को दिख रहा होगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ द बडिंग इन केस ऑफ ईस्ट। ईस्ट के केस में क्या है, बडिंग। दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल बेटा। पहला एग्जाम्पल हाइड्रा है, सेकेंड एग्जाम्पल ईस्ट है। ठीक है, तो अब इसमें देखो पेरेंट सेल में ये रहा हमारे पास वैक्यूल। दिस इज द वैक्यूल and this structure is the nucleus and this is the cytoplasm। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली देखो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा ना, क्योंकि एक न्यूक्लियस हमें बड में भी डालना है। तो पेरेंट बॉडी के ऊपर फॉर्मेशन हो गया बड का, फिर उसी के साथ न्यूक्लियस का क्या हुआ, डिवीजन। तो उससे बन गए दो न्यूक्लियस, एक रह गया पेरेंट बॉडी में और दूसरा चला गया बड में। तो जब बड सेपरेट हो जाएगी तो हम इसको नाम देते हैं मैच्योर बड, और मैच्योर बड आगे जाके क्या बनाती है, न्यू
organism. So this is the budding in case of yeast. ठीक है. अब इसमें क्या है, sometime what happen कि yeast की बॉडी के ऊपर जो बड बन गई एक, उसी बड के ऊपर बेटा एक और बड का फॉर्मेशन, एक और बड का फॉर्मेशन, फिर एक और बड का फॉर्मेशन. तो यहाँ पर ना बड़ी सारी बड्स बन जाती है. तो इसको हम बोलते हैं चेन ऑफ बड्स. और इस स्टेज को क्या नाम दिया जाता है? दिस स्टेज इज नोन एज द टोरूला स्टेज. And the process of formation is called torulation. Process of formation को क्या बोला जाता है? The process of formation is known as the torulation. Process को बेटा torulation बोलेंगे. जब ये स्टेज बनेगी तो इसको torulation बोलेंगे. स्टेज का नाम है टोरूला क्योंकि उसमें बन जाती है चेन ऑफ बड्स. अब ऐसा नहीं है कि बड हमेशा जुड़ी रहेंगी. हल्का सा इनको झटका लगा, हवा का झोंका आया तो ये जो बड्स हैं ये बिखर जाती हैं. तो जहां जहां ये बिखर के गिरेंगी वहां वहां पे आपके पास नया ऑर्गेनिज्म बनेगा. सो दिस इज द बडिंग इन केस ऑफ ईस्ट. हाँ जी, इतना क्लियर हो गया बेटा सभी बच्चों को? थम्स अप डाल दो स्क्रीन के ऊपर इफ द गिवन एग्जांपल इज क्लियर टू एवरीवन एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. तो ये हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है ईस्ट का जिसमें हमें देखने को मिलता है एक्सटर्नल बडिंग. ठीक है. इसी के बाद मैं सेकंड स्लाइड कर देती हूँ. अभी आप इसका स्क्रीनशॉट मत लो क्योंकि हम दूसरी टाइप भी करवाते हैं यहाँ पर. तो दूसरी टाइप हम लोगों के पास कौन सी आएगी? दूसरी टाइप आती है नंबर 2 जिसका नाम है इंटरनल बडिंग. नंबर 2 कौन सी हमारे पास? इंटरनल बडिंग. तो इंटरनल बडिंग का मतलब क्या होगा कि जो बड बनेगी वो बॉडी के अंदर बनेगी. बड इज फॉर्म इनसाइड द बॉडी. तो बेटा ये बाहर से नहीं दिखेगी आपको. क्यों? क्योंकि वो बॉडी के अंदर बनती है. ठीक है. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है स्पॉन्जिला. कौन सा एग्जाम्पल है? स्पॉन्जिला. स्पॉन्जिला को क्या बोला जाता है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. क्या बोला जाता है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. पॉरीफेरा का मेंबर है ये. ठीक है. इसकी बॉडी के अंदर जो बड बनती है वो कैसी बनती है? देखो जरा मैं डायग्राम बना देती हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा. पेन चेंज कर ले जरा हम. ये रही बड. तो बड में होती हैं 2 लेयर्स, आउटर लेयर और एक इनर लेयर. बिल्कुल ऊपर की तरफ एक ओपनिंग है. इस ओपनिंग को नाम दिया जाता है माइक्रोपाइल. ठीक है. इसको हम लेबल कर लेते हैं आउटर वॉल. दिस इज इनर वॉल. क्लियर. अब अंदर की तरफ क्या है? खाली जगह. अब इस खाली जगह में क्या होगा? इस खाली जगह में बहुत सारे सेल प्रेजेंट हैं. देयर आर नंबर ऑफ सेल ऑन द इनर साइड. ये जितने भी सेल आपको नजर आ रहे बेटा, इन सभी सेल्स को कोलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है? द सेल्स आर कॉल्ड आर्कियोसाइट्स. क्या बोला जाता है इन सेल्स को? आर्कियोसाइट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आर्कियोसाइट बेटा कैसे सेल होते हैं? आर्कियोसाइट होते हैं टोटीपोटेंट सेल. टोटीपोटेंट. टोटीपोटेंट का मतलब they have the capacity to form the new organism. These cells have the capacity to form the new organism. Every cell can form the new organism. Every cell. ठीक है. Every cell can form the new organism. So that is why the cells are called totipotent cell. And these cells are commonly क्या नाम दिया जाता है? आर्कियोसाइट. तो ये जो पूरा मैंने डायग्राम बनाया ना बेटा, ये बेसिकली किसका डायग्राम है? दिस इज द डायग्राम ऑफ इंटरनल बड. तो इस इंटरनल बड को क्या नाम दिया जाता है? दिस इंटरनल बड इज नोन एज जेम्यूल. ये ऑर्गेनिज्म का डायग्राम नहीं है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना. दिस इज नॉट द डायग्राम ऑफ द ऑर्गेनिज्म. दिस इज द डायग्राम ऑफ द बड जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनती है. इंटरनल बड है. इंटरनल बड का नाम है जेम्यूल. ठीक है. तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं
माइक्रोपाइल जो है वो ओपन हो जाएगा, यानी कि खुल जाता है ढक्कन के जैसा, और इसमें से 1 बाय 1 आर्कियोसाइट बाहर निकलते हैं। तो आर्कियोसाइट जाके क्या बनाते हैं, नया ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक ही बड बनी, लेकिन उस एक बड के अंदर बहुत सारे सेल हैं, तो एवरी सेल हैज द कैपेसिटी टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज नोन एज व्हाट, इंटरनल बडिंग। किसके केस में होगा, स्पॉन्जिला। बड को क्या बोला जाता है, जेम्यूल। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ द बड बेटा। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ जी, थम्स अप डाल दो बेटा स्क्रीन के ऊपर अगर क्लियर है सभी बच्चों को ये लेक्चर। ठीक है, वेरी गुड। जशन बेटा ये अपर व्यू नहीं है, ये बेसिकली बड है, इंटरनल बड है जिसका नाम जेम्यूल है। बॉडी के अंदर बनती है, उसका डायग्राम बनाया मैंने। ऑर्गेनिज्म का डायग्राम नहीं बनाया, बड का डायग्राम बनाया, ऐसी दिखती है ये। ठीक है, ऑल क्लियर बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिया सभी बच्चों ने? इरेज कर दूं? ओके, डन। तो ये हम लोगों के पास आज का लेक्चर हो गया है खत्म। बाकी हम कल करेंगे। क्लास का टाइम मैं आप लोगों को, उषा मैडम को बोल दूंगी, वो आप लोगों को बता देंगे एक बारी। ठीक है, अब मैं फटाफट से आपको होमवर्क दे देती हूँ, जरा क्वेश्चंस कर लेना जल्दी से। पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, डिफाइन रेमिड्स। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है बेटा, ये ज्यादा लंबे नहीं है। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन आता है, which is better mode of reproduction, which is better mode of reproduction, that is sexual or asexual, and why? Clear? थर्ड हमारे पास है, chances of survival of offspring is better in which type of reproduction? Chances of survival of offsprings are better in which type of reproduction? Number fourth question है, difference between multiple and binary fission. Difference between the multiple and the binary fission. ये चार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। आज आपने रात को बैठ के अपने नोट्स बनाने हैं प्रॉपर कॉपीज में, और जब नोट्स बनाओगे तो ये भी लिखना है साथ में, इनके क्वेश्चंस लिखने हैं। कल मैं वीडियो ऑन करवा के कॉपी चेक करूंगी सभी बच्चों की कि आपने ये चारों के चारों क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं कि नहीं करे हैं। समझ में आ गया? ये आपका होमवर्क है बेटा, ध्यान से नोट कर लो। सिमरन बेटा जो आपका क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे, अभी स्लॉट कंप्लीट हो रहा है जूम का, मीटिंग एंड हो जाएगी, कल बता दूंगी आपको। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले जरा इसका, और कल हम लोग इसको डिस्कस भी कर लेंगे एक बारी क्लास में।